2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की सड़कों पर अचानक भगदड़ मच गई। लोग बेतहाशा भाग रहे थे, सांसें घुट रही थी और आंखों में जलन इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। उस रात हजारों लोग अपने घरों में सोते हुए मौत की नींद सो गए। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, जिसने देखते ही देखते पूरे भोपाल शहर की हवा को जहरीला बना दिया। इस त्रासदी में हजारों जानें गईं और इसे इतिहास में अब तक का सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे और यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी रूटीन काम कर रहे थे। रात करीब 12 बजे कंपनी के सुपरवाइजर और कुछ कर्मचारी चाय पीने बाहर चले जाते हैं। तभी टैंक नंबर E610 में गलती से पानी चला जाता है। पानी जाने की वजह से छोटा सा लीकेज होने लगता है। एक वर्कर की नज़र उस टैंक से होने वाले लीकेज पर पड़ती है। उस वर्कर ने लीकेज को रोकने की कोशिश की, पर लीकेज उससे नहीं रुका। फिर वह दौड़कर सुपरवाइजर के पास गया और लीकेज रोकने की बात बताई। तब सुपरवाइजर ने उसकी बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और बोला, इतने बड़े प्लांट में ऐसे छोटे मोटे लीकेज होते रहते हैं, चलो अभी देख लूँगा। यह बोलकर सुपरवाइजर चाय का आनंद लेने लगा। रात करीब 12:30 पर टैंक का तापमान और प्रेशर बढ़ जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस टैंक के अंदर अत्यधिक केमिकल रिएक्शन करने लगती है। करीब 12:45 पर टैंक का वाल्व अधिक प्रेशर के कारण खुल जाता है। इससे MIC गैस एक तेज धारा के रूप में बाहर निकलने लगती है। उस टैंक में करीब 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस स्टोर थी। यह गैस इतनी जहरीली और खतरनाक है कि अगर यह पानी के संपर्क में आ जाए तो यह एक तेज केमिकल रिएक्शन करती है। इस रिएक्शन के होने से MIC गैस तेजी से जहरीली गैस में बदलने लगती है और देखते ही देखते यह गैस हवा के साथ मिलकर पूरे भोपाल में तेजी से फैलने लगती है। गैस के संपर्क में आने से हवा जहरीली हो गई। फैक्ट्री के भीतर और आसपास मौजूद लोगों को घुटन और जलन महसूस होने लगी। इस दौरान उन्हें मास्क और अन्य सेफ्टी उपकरणों का उपयोग करने की कोशिश की, मगर फैक्ट्री में उतने उपकरण नहीं थे और गैस इतनी तेजी से फैल रही थी कि कुछ ही पलों में वर्कर इससे बचने में असमर्थ हो गए। रात करीब 1 बजे तक MIC गैस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से बाहर निकलकर पास के आबादी वाले इलाकों में फैलने लगी। भोपाल के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोग अचानक खांसते हुए उठने लगे। उनकी आंखों में तेज जलन थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लोग सड़कों पर इधर उधर भाग रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। गैस के संपर्क में आने से लोग सड़कों पर गिरकर दम तोड़ दे रहे थे। बचने के लिए लोग हॉस्पिटल की तरफ भागने लगे। रात 3 बजे तक हमीदिया हॉस्पिटल और जयप्रकाश हॉस्पिटल में भारी भीड़ जमा हो गई। डॉक्टर को उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक साथ इतने ज्यादा लोग एक ही तरह की बीमारी कैसे लेकर के आ रहे हैं। हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। उस समय किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तो किसी का सिर चकरा रहा था और गले में जलन इतनी तेज थी कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंचते ही जमीन पर गिर पड़े, जबकि अन्य अपने परिवार के सदस्यों को बचाने की उम्मीद में चिल्ला रहे थे। डॉक्टरों के पास इस सिचुएशन से निपटने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। डॉक्टर और नर्स इस समय मजबूर हो गए थे क्योंकि मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सुबह होते होते भोपाल की सड़कों पर जगह जगह इंसानों और जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी और हर गली मोहल्ले में मातम का माहौल था। यूनियन कार्बाइड के आसपास के क्षेत्रों में
हजारों लोग मर चुके थे। कई लोगों के पूरे परिवार इस त्रासदी में समाप्त हो गए थे। इस त्रासदी में उस रात 16,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 से 3 दिन में यह संख्या 30,000 के ऊपर पहुंच गई। 5 लाख से ज़्यादा लोग इस जहरीली गैस के संपर्क में आए, जिसके कारण वे पूरी जिंदगी बीमारियों से जूझते रहे और आज भी इनकी आने वाली पीढ़ियां इस बीमारी से जूझ रही हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद पूरे भारत में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश था। लोग यह जानना चाहते थे कि यह भयानक घटना के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। यूनियन कार्बाइड के मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने सुरक्षा में लापरवाही की, जिसके कारण यह त्रासदी हुई। इस दुर्घटना के लिए यूनियन कार्बाइड के सीईओ वारेन एंडरसन और अन्य अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। भोपाल गैस कांड के बाद 3 दिसंबर की शाम को हनुमानगंज पुलिस थाने में यूनियन कार्बाइड और इसके सीईओ वारेन एंडरसन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। एंडरसन हालात का जायजा लेने 7 दिसंबर की सुबह 9:30 पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से भोपाल पहुंचा। एयरपोर्ट पर तत्कालीन एसपी स्वराजपुरी और डीएम मोती सिंह ने उन्हें रिसीव किया। उन्हें एक सफेद एम्बेसडर कार में यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस ले जाया गया और उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस गिरफ्तारी की खबर जैसे ही अमेरिका तक पहुंची, उसने तत्कालीन भारतीय सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे और केंद्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार के आदेश के तहत एंडरसन को रिहा करने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने एंडरसन को रिहा करने के बाद उसे दिल्ली भेजने के लिए एक सरकारी विमान की व्यवस्था की। उस विमान को दिल्ली पहुंचने के बाद एंडरसन को सीधे एयरपोर्ट से ही एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में बिठाकर अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। भोपाल से रवाना होने से पहले एंडरसन से 25,000 रुपए का बॉन्ड भरवाया गया और कुछ कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर लिए गए। बॉन्ड में एंडरसन ने भारत की अदालत में ट्रायल के दौरान पेश होने का वादा किया था, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया और वह फिर कभी लौटकर भारत नहीं आया। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने एक बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि एंडरसन को छोड़ने के लिए उन पर दिल्ली से भारी दबाव था। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह दबाव किस स्तर से आ रहा था, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि एंडरसन भारत से सुरक्षित निकल गया और फिर कभी भारत की अदालत में पेश नहीं हुआ। 9 फरवरी 1989 को सीजेएम कोर्ट ने एंडरसन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत में पेश न होने पर 1 फरवरी 1992 को उसे आधिकारिक तौर पर भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद भारत सरकार और न्यायपालिका के प्रयासों के बावजूद एंडरसन कभी भारत की अदालत में पेश नहीं हुआ और वह अपने जीवन के शेष दिनों तक अमेरिका में ही रहा। 29 सितंबर 2014 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एक नर्सिंग होम में वारेन एंडरसन का निधन हो गया। इसके साथ ही भारत की अदालतें उसे कभी सजा नहीं दे सकीं। एंडरसन की रहस्यमयी रिहाई और दिल्ली के लिए विशेष विमान उपलब्ध कराने की जांच के लिए 2010 में एक सदस्यीय जस्टिस एसएल कोचर आयोग का गठन किया गया। आयोग की जांच के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई। तत्कालीन एसपी स्वराजपुरी ने अपने बयान में कहा कि एंडरसन की गिरफ्तारी के लिए लिखित आदेश था, लेकिन रिहाई का आदेश केवल मौखिक था। यह मौखिक आदेश वायरलेस सेट पर मिला था, जिसके चलते अधिकारियों को उसे रिहा करना पड़ा। इस घटना ने न केवल हजारों लोगों की जान ले ली, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस घटना ने औद्योगिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए और साथ ही न्याय व्यवस्था व सरकारी तंत्र की भूमिका पर भी गहरे संदेश पैदा किए। इस त्रासदी से पीड़ित लोगों की दर्दनाक कहानियाँ आज भी सभी के दिलों में ताज़ा हैं। उन्हें जिस न्याय की उम्मीद थी वह अब तक अधूरी है।
घटना को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन प्रभावित परिवार आज भी न्याय और उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहा है।